हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 फ्लेमिंगो का, क्लास 12th का चैप्टर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब बसंत, खोया हुआ बसंत। हमारी लाइफ का बसंत कौन सा टाइम कहलाता है? हमारा बचपन। और वो बचपन जो कहीं खो गया है, क्यों खो गया है वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे, है ना। ये कहानी है कुछ बच्चों की जो पढ़ नहीं पाते हैं किन्हीं कारणों की वजह से, परिस्थितियों की वजह से, है ना। हर कोई इतना लकी नहीं होता आप लोगों की तरह कि जो स्कूल जाए और पढ़ाई करे, है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे देश में और ऑल ओवर वर्ल्ड जिनके नसीब में पढ़ाई नहीं है अभी भी। ओके, तो उन बच्चों की कहानी है जो हमारे देश में जो ऐसे बच्चे हैं जो मजबूरी वर्ष, है ना, पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये कहानी उन बच्चों की है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Sometimes I find a rupee in the garbage. Garbage कचरा। यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है, कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है। Why do you do this? I ask साहिब whom I encounter every morning. तुम ये क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा जिसका मेरा रोज सुबह सामना होता है। यहाँ पे एनकाउंटर वो पुलिस वाला मत समझ लेना, है ना। जैसे पुलिस करती ना एनकाउंटर, उनका गुंडों का फिल्मों में होता है ना, ये वो वाला एनकाउंटर नहीं है ना। एनकाउंटर का मतलब है मिलना, जिससे वो हमेशा सुबह मिलती है। स्काउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। कचरे का डम्प्स मतलब ढेर, जो ढूंढता है। स्काउंजिंग सर्च करना, ढूंढना। क्या? फॉर गोल्ड सोना। कहाँ पे? गार्बेज डम्प्स कचरे के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका के, ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। तो वहाँ के हरे भरे खेतों में स्थित उसका जो घर था उसको बहुत पहले छोड़ दिया था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब उससे अपने घर की, डिस्टेंट मतलब दूर दूर तक कोई भी मेमोरी नहीं है, मतलब उसको याद नहीं है अपने घर के बारे में। बहुत पहले छोड़ दिया था, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि साहिब कहाँ से आया था इंडिया? ढाका से। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। कैपिटल, कैपिटल किसकी है? बांग्लादेश की, ढाका। वहां से ये साहिब और उसकी फैमिली आई है भारत। There were many storms that swept away their field and homes. ये बहुत अच्छा आंसर है एक क्वेश्चन का। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट होता है। There were many storms that swept away their fields and homes. उनके खेतों को और घरों को बहुत सारे तूफान आए थे जो बहा के ले गए। His mother tells him, उसकी मम्मी ने उसको बताया। That's why they left. इसलिए उन्होंने ढाका छोड़ा। अब क्वेश्चन ये है, साहेब और उसकी फैमिली ने ढाका क्यों छोड़ा? मतलब जहाँ पे वो रह रहे थे उनकी फैमिली ने ढाका क्यों छोड़ा, ये उसका आंसर है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। आंसर ये है, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स का मतलब होता है तूफान। बहुत तूफान आए जो उनके फील्ड्स को, खेतों को और उनके घरों को बहा के ले गए। इसलिए वो वहां से अब जब खेती, ये लोग तो खेती करते हैं, इनका यही काम है। जब खेती खराब हो गए तो वहाँ पे वो क्या करेंगे ना, बहुत तूफान है। तो वहां से ये रोजगार की तलाश में बड़ी शहर में आ गए, सिटी में आ गए, हमारे देश में आ गए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। ये बिग सिटी में आ गए, बड़े शहर में आ गए जहाँ पर ये अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो उस जो लेखिका है, राइटर है, वो पूछती है तुम ये क्यों करते हो? क्या करते हो? कचरा, कचरे के ढेर के अंदर तुम क्या चुगते रहते हो? तुम ये क्यों करते हो? तो वो जवाब देता है, मेरे पास और कुछ करने के लिए है भी नहीं। वो फुसफुसाया। गो टू स्कूल, मैंने कहा स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। हॉलो का मतलब होता है जैसे ना, उसको अचानक से फील हुआ कि मेरी जो सलाह है कितनी खोखली है ना। हॉलो मतलब खोखली। कितनी खोखली सलाह है मेरी, मैं इसको सलाह दे रही हूँ कि स्कूल क्यों नहीं जाते। वो तो उसको भी पता है कि स्कूल जाना चाहिए, लेकिन उसकी मजबूरी होगी, वो नहीं जा पा रहा है। तो उसको अचानक से फील हुआ, राइटर को, लेखिका को, अरे मैं कितनी खोखली सलाह दे रही हूँ उसको। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। तो वो फटाक से बोलता है, मेरे पड़ोस में तो स्कूल ही नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब वो बना देंगे कोई भी,
तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। थोड़ा सा जोक मारते हुए, है ना, मजाकिया अंदाज में मैंने बोला, मैं स्कूल खोलूंगी, तुम आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। एक बड़ी सी मुस्कान, है ना, बड़ी सी मुस्कान के साथ उसने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा। अ फ्यू, मतलब वो राइटर भी फेंक रही है और ये बच्चा भी फेंक रहा है यहाँ पे, है ना, दोनों एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। A few days later, I see him running up to me. कुछ दिनों बाद वो दौड़ते हुए मेरे पास आया। Is your school ready? आपने कहा था कि मैं स्कूल खोलूंगी और तुम आ जाना, तो क्या आपका स्कूल बन गया, रेडी हो गया? It takes longer to build a school. मैंने कहा बहुत टाइम लगता है स्कूल बनाने में, ऐसे ही थोड़ी स्कूल बन जाता है ना। लेकिन वो बच्चा था, उसने सीरियसली ले लिया कि हाँ मेरे लिए स्कूल खोलेंगी मैडम। I say embarrassed at having made a promise that was not meant। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, है ना, ग्लानि हो रही थी कि मैंने इसको स्कूल खोलने का प्रॉमिस तो कर लिया, झूठा प्रॉमिस, है ना, जो सच में एक मजाक था। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। लेकिन मेरे जैसे फीके वादे संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं, है ना, हर कोई वादा कर देता है इनसे, लेकिन पूरा कोई नहीं करता। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, बहुत महीनों बाद उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम। मैंने उससे उसका नाम पूछा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, साहब का पूरा नाम और इस नाम का मतलब क्या होता है, ये बोर्ड के पेपर में बहुत बार आ चुका है, 2 नंबर का क्वेश्चन, है ना। तो साहब का पूरा नाम है साहिब ए आलम। ये आप लोगों को याद रखना है, साहब का पूरा नाम। और इसका मतलब क्या होता है, ही अनाउंस। अनाउंस का मतलब वो बताता है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको पता नहीं है उसके नाम का मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहब ए आलम जो नाम है उसका, उसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड, लॉर्ड मतलब भगवान, पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का भगवान, ये अर्थ होता है किसका, साहब ए आलम का। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा पेपर में, याद कर लेना, है ना। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स। अब लेखिका बोलती है कि उसको पता नहीं है कि उसके नाम का एक्चुअल मतलब इतना बड़ा है ना, उसको पता नहीं है, अनअवेयर है वो, अब अजानकार है, जानकार नहीं है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। वो गलियों में, रोम्स का मतलब होता है घूमना, घूमता, ऐसे ही बिना किसी मकसद, वो बच्चे घूमते रहते हैं ना गलियों में, वैसे घूमता फिरता रहता है गलियों में अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। साहब और उसके दोस्तों की क्या है, पूरी आर्मी है, जो बेयरफुट, नंगे पाँव लड़के हैं, जो घूमते रहते हैं, है ना। और वो ऐसे लगते हैं जैसे सुबह सुबह जो चिड़ियों का झुंड होता है ना, सुबह होते ही चें चें करते हैं, हमें दिखते हैं आसमान में, वैसे। और जैसे ही दोपहर होती है वो चिड़िया कहीं गायब हो जाती है, तो इन बच्चों का भी झुंड है वो ऐसा ही है, बिल्कुल नंगे पाँव घूमते रहते हैं ना। और जैसे ही धूप निकलती है वो कहीं ना कहीं इधर उधर बैठ जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कुछ महीनों बाद उसकी जो पूरी आर्मी है, मतलब पूरे दोस्त है ना साहब के, सबको वो लेखिका जानने लग जाती है कि भाई ये इसका नाम ये है, इसका नाम वो है, वगैरह ऐसा, है ना, क्योंकि वो उनसे डेली मिलती है ऑलमोस्ट। Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one। उनमें से एक को मैंने पूछा, तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है? My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply। एक बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ उसे तान से निकालती नहीं है नीचे। तान वो बोलते हैं ना अपन, सेल्फ, आला, तान, पचीत, जो भी है, हमारे मारवाड़ी में हम पचीत बोलते हैं उसको, वहां से नीचे उतारती नहीं है मेरी माँ, ऊपर रख रखे उन्होंने, तो मैं कैसे पहनूं? उसमें से एक बच्चे ने जवाब दिया। Even if she did, he will throw them off, adds another। तो दूसरा बच्चा जो पास में खड़ा था, उसने बोला, अगर इसकी मम्मी नीचे निकालती भी है तो ये क्या करता है, उसको फेंक देता है, पहनता नहीं है चप्पल। Who is wearing shoes that don't match? उस बच्चे ने जवाब दिया जिसने दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहन रखे थे। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing। फिर जब मैंने इसके ऊपर कमेंट किया कि भाई तुम्हारे दोनों जूते अलग अलग कैसे हैं, बेमेल कैसे है ना, तो उसने क्या किया, पैरों को इधर उधर थोड़ा सा घसीटा और कुछ बोला नहीं। I want shoes, मुझे जूते चाहिए।
सेज अ थर्ड बॉय। उसमें से तीसरा बच्चा बोला कि जब अब मैडम इतना पूछ ही रही है तो क्या पता दिला दे हमें जूते, है ना। तो बच्चे ने, एक तीसरे बच्चे ने बोला कि मुझे जूते चाहिए, शूज चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। जिसने अब जिंदगी में कभी जूते नहीं देखे थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। देश में भ्रमण करते वक्त मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो नंगे पांव शहरों में घूमते हैं। ऑन विलेज रोड्स, और गांवों की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है। जो नंगे पांव गाँव में और बच्चे घूमते हैं ना शहरों में सड़कों पर, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है जूते खरीदने के लिए या उनके पास जूते नहीं है। वो नंगे पांव घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? Is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain our a perpetual state of poverty, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। लेखिका के अनुसार ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। नंगे पांव चलना एक परंपरा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गरीबों, जो गरीब होते हैं, उनको भले जूते दे दिए जाए लेकिन वो उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते। वो जूतों को साइड में रख के, उनकी परंपरा है कि नंगे पैर ही कहीं पे भी जाओ, नंगे पैर ही जाना है, जूतों का कोई मतलब नहीं है ना। एक ट्रेडिशन है बेयरफुट, नंगे पांव रहना। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या है। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य होता है। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, क्या ये सिर्फ एक बहाना है एक्सप्लेन करने के लिए। परपेचुअल मतलब सतत, लगातार, निरंतर। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। एक लगातार जो गरीबी बनी रहती है ना, ये उसके लिए एक क्या है, एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडिप्पी वंस टोल्ड मी। मुझे याद है एक आदमी की कहानी उडिप्पी में जिसने मुझे बताई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो छोटा था, वो बच्चा, वो आदमी, उसने मेरे को ये कहानी सुनाई थी कि जब मैं छोटा था तो मैं पास ही के स्कूल में जाता था, मंदिर के पास में था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। उस मंदिर में उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। स्कूल जाते वक्त वो थोड़ी देर उस मंदिर में रुकता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। और वो हमेशा प्रार्थना करता था भगवान से कि हे भगवान, एक जूता, एक जोड़ी जूते दिला दो मुझे, है ना। 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. 30 साल बाद मैं उसके कस्बे और मंदिर में गई जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था। मतलब अब वो मंदिर वहां पे उजाड़ हो गया था, है ना, वो जगह वहां पे, जहाँ पीछे पिछवाड़े में जहाँ नया पुजारी रहता था। और वहां पे रेड, लाल कलर की और व्हाइट कलर की प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी थी, है ना। अ यंग A young boy dressed in a grey uniform, एक लड़का, छोटा लड़का, बच्चा, जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जिसने सॉक्स यानी मोजे, जिसने क्या पहन रखे थे, मोजे पहन रखे थे। और शूज, जूते पहन रखे थे। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग। पैंटिंग हाफना, पैंट, हाफना पैंटिंग, हाँफते हुए। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, बेड के ऊपर अपना बस्ता पटका। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। मैंने उस बच्चे की तरफ देख, when he had finally got a pair of shoes, let me never lose them. मैंने उस बच्चे की तरफ देखा। उसे देखते हुए मुझे वो प्रार्थना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी जब उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। मैं इन्हें कभी न खोऊं। देवी से क्या प्रार्थना की, हे भगवान, जूते तो मिल गए मेरे को देवी माँ, अब कृपा करना कि ये मेरे खोए नहीं कभी, है ना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब वो जो बच्चा था, जो जो पुजारी था ना, पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़कों ने अब जूते पहन रखे थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स। ये शब्द रैक पिकर्स, रैक पिकर्स का मतलब होता है कचरा बीनने वाले,
रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। उस पुजारी के बेटे को तो मिल गए जूते, है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे कचरा बीनने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, वो अभी भी क्या है, शूलेस हैं, जिनके पास अभी भी जूते नहीं हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri. Acquaintance जान पहचान, पहचान, है ना, बेयरफुट नंगे पाँव, जो कचरा बीनने वाले हैं नंगे पाँव, उनके साथ मेरी जान पहचान लीड्स मी ले जाती है, मुझे कहाँ ले जाती है, सीमापुरी। ये एक जगह का नाम है और आप लोगों को याद रखना है सीमापुरी। ओके, सीमापुरी में ले जाती है मुझे, इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा। ओके, ओके, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। दिल्ली से थोड़ा सा दूर है लेकिन इसकी परिधि के अंदर ही ये जगह आती है। मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1947 1971 सॉरी 1971। यहाँ रहने वाले गैर कानूनी बाशिंदे हैं, है ना, स्क्वैटर्स है, जो इलीगली यहाँ पर हमारे देश में घुसे हुए हैं और रह रहे हैं दिल्ली के आसपास, जो सन 1971 में बांग्लादेश से आए थे। 1931 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था हमारा, उसी वक्त वो वहाँ पे बांग्लादेश छोड़ के बांग्लादेश छोड़ के हमारे देश के अंदर घुस गए थे, जो इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं। साहेब फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय बीहड़ था, है ना, वाइल्डरनेस मतलब बीहड़, जैसे होता है ना उजाड़ टाइप का बीहड़, है ना, जहाँ पे थोड़ा वनस्पति हरियाली वगैरह नहीं होती है ना, थोड़ी उस हिसाब से वो वैसा एरिया था, जैसे चंबल के बीहड़ होते हैं ना, वैसे ही वो बीहड़ था। इट स्टिल इज, और अभी भी वैसा ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड यानी कीचड़ कादा होता ना, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड ट्रेपोलिन, टारपोलिन और टिन की रूफ्स है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, पीने का पानी नहीं है, ड्रेनेज जो नालियाँ होती है उसका, और सीवेज जो होता है मतलब उसका, उसकी वहाँ पे मल निकासी का और जल निकासी का, बर्तन धोने का पानी जैसे जाता है ना लैट्रिन का, और उसका, उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, और पीने का पानी भी नहीं है। उनके जो घर हैं वो किसकी, उनकी जो छत है वो किसकी बनी हुई है, टिन की बनी हुई है और टारपोलिन की बनी हुई है ना। उनका जो घर का स्ट्रक्चर है, जो दीवारें हैं वो किसकी बनी हुई है, वो मड की है ना, मिट्टी की या कच्ची मिट्टी की और कादे की कीचड़ की बनी हुई है ना। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और ऐसी स्थिति में कौन रहते हैं, कचरा बीनने वाले, सीमापुरी में, है ना, कचरा बीनने वाले रहते हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, कितने रहते हैं, 10,000 रैग पिकर्स। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल हो गए उनको यहाँ पे रहते हुए, विदाउट एनी आइडेंटिटी, उनकी कोई पहचान नहीं है। पहचान कैसे होगी, वो गैर कानूनी तरीके से वहां रह रहे हैं, है ना, उन्होंने परमिशन थोड़ी ली है, दूसरे देश से आए हुए लोग हैं। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उन्होंने राशन कार्ड बना लिए, फर्जी राशन कार्ड, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, और राशन कार्ड जब दिखाते हैं, राशन कार्ड के आधार के ऊपर उनके वोटर कार्ड भी बन गए, जबकि वो हमारे देश के हैं ही नहीं, है ना, तो भी वो वोट देते हैं। लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और उस आधार पर उनको क्या मिल गया है, राशन का, गेहूं धान वगैरह भी सब कुछ जो सरकार देती है ना हमारे देश के नागरिकों को। तो पहले तो उन्होंने बनाया फर्जी राशन कार्ड, राशन कार्ड के बेस पर उनका बन गया वोटर आईडी कार्ड। अब वोटर आईडी कार्ड के ऊपर जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं उन सबका लाभ उन लोगों को मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, धान भी मिल रहा है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, खाना जो होता है जिंदा रहने के लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन एनी आइडेंटिटी, उनकी जो पहचान वाली जो बातें हैं उनसे ज्यादा उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, फूड, आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फूड। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टमक, अगर हम अपने परिवार को रात का एक टाइम का खाना दे दें, हम भी खाना खा लें और हम सोने चले जाएं बिना भूखे पेट, एक्टिंग स्टमक मतलब जब पेट भूखा होता है तो दर्द होता है ना, तो हमारा पेट भूखा ना मरे, अगर हम अपने परिवार को, और हम एक टाइम का खाना खा ले रात को सोने से पहले, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन,
हम लोग यहाँ पर रहना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। प्रीफर करना मतलब तवज्जो देना। हम लोग यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय उसके कि हम लोग अपने खेतों में जाके रहें, जहाँ पे वो खेत हमें क्या करते हैं, कुछ नहीं देते। ग्रेन मतलब कोई भी दाना, धान या धान का दाना, वो हमारे खेत है लेकिन वहाँ से हमें कोई पैदावार नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, वो सब बहा के ले जाते हैं। तो इससे तो अच्छा यहाँ पर एक टाइम का खाना मिल जाए कचरा बिन के, तो वही बेटर है ना। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ी में एक औरतों का समूह बोला कि हम लोग यहाँ रहना कचरा बिन के एक टाइम का खाना खाना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय अपने खेतों में जाके खेती करना, जो हमें कुछ नहीं देता। नो ग्रेन, कोई धान नहीं, एक दाना नहीं। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने खूबसूरत जो हरी भरी धरती है, खेत है, नदियां हैं, उनको क्यों छोड़ दिया। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes, जहाँ पे भी उनको खाना मिल जाए वहाँ पे वो अपने टेंट लगाते हैं और ये उनका क्या बन जाता है, चलता फिरता घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, हमारे बच्चे इन्हीं टेंट में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और हमारे आजीविका में पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। सर्वाइवल का मतलब आजीविका, जीने के लिए, खाने के लिए जो काम धंधा होता है वो, उसमें उनके बच्चे भी पार्टनर बन जाते हैं। और अब उनका आजीविका का साधन क्या है, उनका खाने पीने का साधन क्या है, रैग पिकिंग, कचरा बिनना, कूड़ा बिनना। वो होते हैं ना कचरे वाले, अपने यहाँ पर आते हैं ना, वो वाले थैले लेके ऐसे कंधे पे लटका के वो बन जाते हैं। तो और बच्चे भी उनमें हेल्प करते हैं ना, क्योंकि कचरे बिनने का काम तो इजी होता है, सारे बच्चे भी कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनके बिजनेस पार्टनर। Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. Garbage, too, it is a leaking roof, but for a child, it is even more. और अब इतने साल हो गए हैं कि ये जो कचरे बिनने का काम है, इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है ना, फाइन आर्ट्स, ललित कला। कूड़ा उनके लिए सोना या धन संपत्ति है। मतलब जो कूड़ा जो जो उनको रोटी दे रहा है, ऑब्वियसली वो गोल्ड जितना इंपॉर्टेंट है। ये उनकी रोजी रोटी है और उनके सिरों पर क्या है, छत है। भले ही टपकती हुई हो लेकिन छत तो है। और वो छत कौन दे रहा है, रैग पिकिंग, कचरे बिनने का काम उनको क्या दे रहा है, उनके सर पर छत दे रहा है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये रोजी रोटी से बहुत ज्यादा है। उनके लिए तो रोजी रोटी है, कमाने का साधन, लेकिन बच्चे के लिए उससे भी ज्यादा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. साहिब says, साहिब बोलता है कि कचरे में कभी कभी मुझे क्या मिलता है, 1 रुपए का नोट मिल जाता है। कभी कभी क्या मिलता है, 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। His eyes lighting up, और ये बोलते हुए उसकी आंखों में इतनी खुशी दिखती है राइटर को कि बच्चा कितना खुश है, कचरे में 1 रुपए का नोट और 10 रुपए का नोट मिल जाता है। उसकी आंखें चमक जाती है ये बात बोलते हुए। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाए कचरे के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, आप ढूंढना बंद नहीं करोगे। फॉर देर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तब आपको लगता है कि शायद चांदी का मिला है, क्या पता सोने का मिल जाए। तो बच्चों को अगर कुछ भी उस कचरे के ढेर में मिल जाता है तो फिर वो और ज्यादा ढूंढते हैं उसमें कि क्या पता और अच्छा मिल जाए उसको, है ना। ज्यादा पाने की आशा उनकी बनी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्या है ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसको नोट करना, याद रखना। एक्चुअली बच्चों के, उनके माँ बाप के लिए सिर्फ आजीविका का साधन है। बच्चों के लिए गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। क्वेश्चन ये है कैसे, हाउ, कैसे पेरेंट्स के लिए अलग है कूड़े का ढेर और बच्चों के लिए अलग है, ये है क्वेश्चन। तो उसका आंसर ये है कि पेरेंट्स के लिए तो सिर्फ ये क्या है, आजीविका का साधन है ना, कि भाई ये कचरे जो भी मिलेगा, प्लास्टिक प्लास्टिक उसको बेच लेंगे, है ना, उससे पैसा मिल जाएगा। लेकिन बच्चों के लिए क्या है, ये बच्चों के लिए क्या होता है, उनको कभी इसमें सिल्वर का कॉइन मिल जाए, है ना, कभी 10 रुपीज का नोट मिल जाए, और इससे भी ज्यादा क्या है, कचरे का ढेर उनके लिए क्या है। चिल्ड्रन, इट इज रैप्ड इन वंडर, एक आश्चर्य में रैप किया हुआ, मतलब ढका हुआ, डूबा हुआ एक ऐसी चीज है कचरे का ढेर जिसमें उनको कुछ भी मिल सकता है।
मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें उनको मिल सकती है ना, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, कुछ भी छोटी चीज भी मिले, खिलौना भी मिले, तो वो कितने खुश हो जाते हैं ना। तो उनके लिए एक क्या है, आश्चर्य की वस्तु है कचरे का ढेर बच्चों के लिए। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन ऑफ सर्वाइवल। और लेकिन बड़ों के लिए क्या है, मीन्स का मतलब है साधन, किसका, आजीविका का। सर्वाइवल, आजीविका, आजीविका का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फैंस गेट। गेट के पास खड़े हुए मैंने देखा सर्दी की सुबह में साहिब को। नेबरहुड क्लब, एक पास ही में पड़ोस में क्लब था वहां पे। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट। वो क्या कर रहा था, वो दो लोगों को देख रहा था जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे। प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेलते हैं वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ना, तो वो उनको टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। ही हम्स, उसने थोड़ा सा बोला धीरे से। कंटिन्यू टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो बाड़ के पीछे, फेंस मतलब एक दीवार या बाड़ है ना, दीवार के पीछे से उसने वो देखा उन लोगों को, वो लोग क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। तो उसने बोला मुझे ये गेम बहुत पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ जब यहाँ पे कोई नहीं होता ना, वैसे तो अंदर नहीं आने देते मेरे को, लेकिन जब सब लोग चले जाते हैं तो मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, तो वो एडमिट करता है, स्वीकार करता है कि ये जो गेट कीपर है ना, चौकीदार, वो मेरे को, स्विंग का मतलब होता है झूला, है ना, वो मुझे झूला झूलने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। उसने डिसकलर, कलर मतलब कलरफुल, रंग बिरंगा, और डिसकलर मतलब जिस कलर का कोई तालमेल नहीं है ना, फेडेड या फिर है ना, थोड़ा सा फेडेड, कलर उड़ा हुआ होता है ना, वैसी शर्ट पैंट जिसका कलर उड़ा हुआ है, वैसी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे हैं उसने। और उसने टेनिस के शूज पहन रखे हैं, और बहुत ही अजीब लग रहा है ना। क्यों अजीब लग रहा है, टेनिस के शूज तो पहन लिए और ऊपर उसकी शर्ट और शॉर्ट्स कैसे हैं, एकदम पुराने फटे चिथड़े टाइप होते हैं ना, जिनका कलर उड़ा हुआ वैसा, तो वो बहुत अजीब लग रहा है। समवन गेव देम टू मी, उसने बोला कि ये मुझे किसी ने दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने व्याख्या करते हुए बताया कि ये मुझे किसी ने दिए थे। The fact that they are discarded, है ना, तो फैक्ट डिस्कार्डेड का मतलब होता है त्यागे हुए, छोड़े हुए, है ना, फेंके हुए, एक्चुअली वो किसी के फेंके हुए थे। उसने बोला कि मुझे दिए थे लेकिन वो किसी के त्यागे हुए जूते थे, है ना। शूज ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनी व्यक्ति ने उसको त्याग दिया था तो वो उसको मिल गए। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, उन दोनों जूतों में से एक के अंदर क्या था, होल था, है ना, फटे हुए थे। तो किसी गरीब अमीर लड़के ने बोल दिया होगा, अमीर बच्चे ने, मेरे को नहीं पहनने, तो उसके माँ बाप ने किसको दे दिया, इसको, ये है साहेब, है ना, साहेब को दे दिए। डजेंट बॉदर हिम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फटे हुए हैं और उसमें होल है। फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट, जो कभी नंगे पांव चलता था, उसको अगर फटे हुए एक छेद वाला जूता भी मिल जाता है तो उसके लिए बड़ी बात है ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, एक छेद के साथ अगर उसको जूते मिल गए हैं तो उसके लिए भी ये क्या, एक सपना सच होने जैसी बड़ी बात है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, इतनी उत्सुकता से, ध्यान से जो गेम वो देख रहा है, वो क्या है, उसकी पहुंच के बाहर है। क्योंकि टेनिस गेम जो है वो लगभग दुनिया का सबसे अमीर और वो खर्चे वाला होता है ना, जिसकी ट्रेनिंग के लिए काफी खर्चा लगता है, उन गेमों में से एक है टेनिस, और ये उसकी पहुंच के बाहर है ना, हैसियत के बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह साहेब डेयरी पर जा रहा था। मिल्क बूथ मतलब जहाँ पे दूध मिलता है ना। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक भन्नी थी, स्टील की भन्नी, कैनिस्टर मतलब भन्नी थी लगभग। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, उसने उनको बताया, जैसे ही वो मैडम मिलती है उनको वापस, वो आपको पता है मैं ना चाय की दुकान पे काम करता हूँ जो वहाँ पे रोड के पास है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो एक दूरी पर उंगली करते हुए बोलते हैं, आपको पता है वहाँ पे एक दुकान है चाय की, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, क्या मिलता है उसको, छोटा क्वेश्चन है ये, ध्यान, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। चाय की दुकान पर काम करने के बदले साहिब को क्या मिलता है, उसको 800 रुपये मिलते हैं, और उसको ऑल माई मील्स, मील्स का मतलब खाना, मिड डे मील होता है ना, स्कूलों में एमडीएम चल रहा है ना, मील्स, मील्स का मतलब होता है खाना, भोजन मिलता है, ऑल माई मील्स जो भी है 2-3 टाइम का, है ना। डज ही लाइक द जॉब, ये क्वेश्चन आया था पिछले साल शायद 25 में, कि साहब को वो जॉब पसंद है क्या, चाय की दुकान वाले साहब वहां पे खुश था, ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में।
तो कोई भी बच्चा काम करके खुश थोड़ी होता है, तो इसका आंसर है नो। तो उसको चाय वाला काम पसंद है या वो कचरा बीनने वाला ज्यादा पसंद था? कचरा बीनने वाला ज्यादा पसंद था, क्योंकि वहां पे वो खुद का मालिक था, है ना। एडवेंचर था, घूमता फिरता अपनी मर्जी से जाना जाना आना, मिले नहीं मिले सब ठीक है, वहां पे वो अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन यहाँ पर वो किसी का स्लेव है। क्या है? सर्वेंट है, दास है, नौकर है। यहाँ पर वो किसी का अपने हिसाब से नहीं चल सकता, वो अपने मालिक के हिसाब से चलना पड़ेगा उसको। तो वो चाय की दुकान पे खुश नहीं था। I asked his face. I see has lost the carefree look. मैंने उसका फेस देखा, मैंने देखा कि उसके चेहरे पर जो वो था ना एकदम लापरवाही वाला, कोई जिम्मेदारी नहीं, एकदम स्वतंत्रता वाला जो भाव था उसके चेहरे पे, वो अब नहीं था। अब उसको टेंशन थी। अब यहाँ पे ये खड़ा तो है लेकिन ये सोच रहा होगा कि लेट हो गया तो मालिक डांटेंगे। लेकिन पहले जब वो कचरा बीनता था, भले कहीं पे भी जाओ कभी भी जाओ, वो फ्री था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। जो कचरा बीनने वाले होते हैं उनका जो थैला होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, ज़्यादा भारी थोड़ी होता है, हल्का ही होता है, वो इतना भारी नहीं होता। लेकिन इसने हाथ में जो भन्नी पकड़ रखी है ना स्टील की, वो बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है। उस प्लास्टिक बैग से ज़्यादा तो ये भन्नी हैवी लग रही है उसको। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। उसने अपने कंधों के ऊपर उसको कैरी कर रखा था, रख रखा था। द बैग वॉज हिज। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। ये जो कैनिस्टर है किसका है? वो उसके मालिक का है जिसकी चाय की दुकान है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर। अब साहेब अपना मास्टर, मालिक, मालिक नहीं रहा, है ना। अब वो गुलाम हो गया है। क्या हो गया? नौकर हो गया है। किसका? चाय की दुकान का मालिक। ये जो टी शॉप का जो मालिक है ना, मास्टर है ना, उसका क्या हो गया है? साहेब सर्वेंट हो गया है। अब वो अपना मालिक नहीं रहा। जब पहले वो कचरा बीनता था तो वो अपना खुद का मालिक था, अब वो किसी और का क्या है? स्लेव है, नौकर है। ओके, चलो आज इसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एक नई कहानी। ओके, चलो बाय।